नमस्कार, मैं हूं जयवीर पुंडीर और आप देख रहे हैं हिमालय दर्पण उत्तराखंड। आज की बड़ी चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज की चर्चा में हमारे साथ हैं पीसी थपलियाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पीसी थपलियाल जी राज्य आंदोलनकारी हैं, उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय प्रवक्ता हैं और सैनिक मैं सैनिक संगठन के महासचिव भी हैं। और आज की बड़ी चर्चा में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और जितने दर्शक हमें देख रहे हैं उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। कृपया करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज हम विशेष बात करने जा रहे हैं पीसी थपलियाल जी से, क्योंकि पूर्व सैनिक भी रह चुके हैं। उत्तराखंड के जो आंदोलन में बढ़ चढ़ कर आपकी भागीदारी रही है सर, तो आपका एक बार फिर से हम हिमालय दर्पण उत्तराखंड पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और चूंकि लगातार आप फेसबुक पर या जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और तरह तरह की कई सारी चीज़ें हैं आपकी, कुछ लोग आपसे सहमत भी हो जाते हैं, कुछ लोग असहमत भी रहते हैं, ऐसा हमने देखा है। तो किस तरीके से देखते हैं कि ये जो उत्तराखंड है 20 सालों में, इसकी स्थिति को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो पृथक राज्य उत्तराखंड बना, तो इस बनने के पीछे जो यहाँ के राज्य आंदोलनकारी की अवधारणा थी, वो हमारा मेनली रोजगार था। क्योंकि उत्तराखंड में हम लोग रोजगार परक लोग हैं। मनी ऑर्डर इकोनॉमी से हमारा राज्य चलता रहा है पहले से ही। और जैसे लोग खेत खलिहानों से अपना भरपेट करते रहते हैं मैदानी इलाके में, यहाँ पे हमारे खेत खलिहान इतने मजबूत स्थिति में नहीं है कि हम अपने परिवारों को पाल सकें। यहाँ पे हम रिक्शा, घोड़ा गाड़ी, अन्य जो ऐसे मैदान में लोग चलाते हैं, हम वो भी नहीं चला सकते। तो हम पूरी तौर से रोजगार पे डिपेंड हैं और रोजगार का अकाल पड़ते जाना हमारे लिए एक बहुत बड़ी आपदा के रूप में आ गया है। क्योंकि अगर आज मैं देख रहा हूँ कि 20 साल के बाद जिस स्थिति में आज उत्तराखंड है, तो आज भी उत्तराखंड अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाया है आज। बल्कि मैं ये कहूँगा कि राज्य बनने के बाद ये राज्य आईसीयू में चले गया है। हमारे नेताओं ने इसको मैनेज नहीं कर पाया। इसके जो संसाधन थे, उन संसाधनों को वो उनका दोहन करने में वो फेल हो गए हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं माफियों की गिरफ्त में आके इस राज्य को बेपटरी कर दिया है। और इसलिए ये राज्य पलायन करने के लिए मजबूर हो गया है। हमारे इतनी अच्छी भौगोलिक परिस्थितियां होने के बावजूद भी आज हमारे बच्चे गली कूचों में, शहरों में आज काम करने के पेट रोजी रोटी के लिए घूम रहे हैं और हम उनको कुछ नहीं दे पाए। ये है 20 साल का रिजल्ट। 20 साल का रिजल्ट है और इतने सारे मुख्यमंत्री हैं, 10 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। किस तरीके से देखते हैं कि राजनीतिक जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनका ही यहाँ पर आज भी वजूद है, जबकि उत्तराखंड क्रांति दल जो पार्टी है वो एक तरीके से जन्मदाता है उत्तराखंड की। जन्मदाता होने के बावजूद भी लोगों ने उस पर उतना विश्वास क्यों नहीं व्यक्त किया जितना विश्वास करना चाहिए था? कि जैसे दूसरे राज्यों में देखते हैं कि क्षेत्रीय दल कहीं ना कहीं तो खड़े हैं, लेकिन यहाँ का जो क्षेत्रीय दल है उत्तराखंड क्रांति दल, आप जो हैं उसके केंद्रीय प्रवक्ता भी हैं, किस तरीके से मानते हैं कि आप उस समय, ठीक है राज्य आंदोलनकारी आप भी रहे हैं, दूसरे लोगों ने भी आंदोलन किया और किसी न किसी तरीके से इसमें शहादतें भी हुई हैं, उसके बाद ये आपको मिला है राज्य। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना अगर ये बात है देखी जाए तो कोई लीडर उत्तराखंड क्रांति दल नहीं दे पाया। क्या इस चीज़ को आप मानते हैं कि आज भी आपकी पार्टी में राजनीतिक परिपक्वता वाला कोई लीडर नहीं है? देखिए, क्षेत्रीय राजनीति पनपाने के लिए क्षेत्रीय पूंजीपति और क्षेत्रीय उद्योगपतियों का होना जरूरी है, जो हमारे पास नहीं रहे हैं। उसका कारण बहुत सारे हैं जो एकदम से आने वाले चर्चा में मैं बताऊंगा। लेकिन जहाँ तक आप ये बोलते हैं कि राजनीतिक परिपक्वता की बात करते हैं, तो उसमें हमारे जो संस्कृति और संस्कार हैं वो हमारे आड़े आए। मैं उदाहरण देता हूँ, हम लोग सीधे साधे लोग कहलाते हैं। आपने कभी भी देखा होगा कि पहाड़ के लोग शातिर प्रवृत्ति के नहीं रहे।
हम लोग दादा भुल्लों की संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। हमारे फौज में मैं फौजी रहा हूँ, और अगर हम कर्नल और ब्रिगेडियर बन गए, लेकिन जब हम अपने गांव में जाते हैं तो अपने हल चलाने वाले चाचा के भी चरण हम छूते हैं। तो ऐसी संस्कृति और संस्कार वाले लोग कैसे हम एकदम से ऐसे हो जाते कि हम बोलते जैसे सातिरपना जो राजनीति का है वो हम अपने में नहीं ला पाए। हमारे सीधे साधे भोले वाले नेता, अगर आप देखेंगे कि जो हमारे फाउंडर थे माननीय डीडी पंत जी, वो बहुत बड़े विद्वान थे, जाने माने प्रोफेसर थे। और उसके बाद जो हमारे नेता बने इंद्रमणि बडूनी जी, वो ऐसे संस्कृति और संस्कार वाले व्यक्तित्व था कि जो माधव सिंह भंडारी के गीत गा गा के गांव में इतना लोकप्रिय हो गया कि लोगों की दिल की धड़कन मन छा गए वो लोगों में। उनका ये जो सीधापन था वो हमारा लिए, खैर जो भी है कि हम आगे चले, लेकिन आगे चलने के बाद आज तक 40 साल हो गए उत्तराखंड क्रांति दल बने हुए, लेकिन 40 साल में भी उत्तराखंड क्रांति दल जिंदा है, ये मरा नहीं है। आज भी लोगों के दिलो दिमाग में उत्तराखंड क्रांति दल है, भले उसको वोट न मिलती हो। उसके कई रीजन्स हैं, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं पंडित साहब कि वोट तो धनबलियों के हाथ में जा चुका है। आज धनबली और बाहुबली, इस आप देख रहे हो कि किस तरह से। यस थपलियाल जी, सीधा सवाल ये है, राजनीति अगर करनी नहीं आ रही है, ठीक है, और उस सिस्टम को आप लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर एक तरीके से सामाजिक जो कार्य हैं उनमें क्यों नहीं लगते, या जो समस्याएं हैं उनको उठाने का काम तो वैसे कर ही रही है पार्टी, लेकिन राजनीति फिर करने का फिर विचार क्यों है, जब कोई नेता अभी तक आपके पास में इस तरीके का नहीं है? आप राजनीति को केवल वोट की राजनीति की तौर से देख रहे हैं, और हम जो कह रहे हैं कि आज उत्तराखंड क्रांति दल उत्तराखंड की जनता की आवाज़ है, उनकी भावनाओं का प्रेरक है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर इस राज्य में किसी मुद्दे को जन्म दिया, पृथक राज्य उत्तराखंड के एक भावना को जन्म देने वाला कौन था? उत्तराखंड क्रांति दल। और जनता ने उस भावना को सम्मान करते हुए उस मुद्दे को अपने हाथों में लिया, और महिलाओं ने, पुरुष सैनिकों ने, युवाओं ने मिलकर लड़ाई लड़ी, और लड़ाई लड़ने के बाद राज्य नहीं, वो विजय श्री आपको मिली है। मैं ये कह रहा हूँ कि विजय श्री मिली है, उस समय वो नेता आज आपके पास में नहीं भी है, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल में कहीं ना कहीं लीडरशिप की कमी है। इसको शायद आप भले ही वैसे ना बोल सकते हो, लेकिन ये चीज़ तो आप भी महसूस करते होंगे कि आप ऑफ द रिकॉर्ड तो ये महसूस करते ही होंगे कि हमारे पास में लीडर नहीं है। हाँ, मतलब लीडर, मैं जहाँ हमने थोड़ी भी गलती जो महसूस कर रहा हूँ मैं, कि हमने तमाम जो लोग हमारे वरिष्ठ लोग थे उन सबको अपना सुप्रीम लीडर मानकर चल रहे हैं, जबकि जो सिस्टम आ चुका है राजनीति का, उसमें सिंगल मैन लीडरशिप आई है, और सिंगल मैन लीडरशिप सफल होती हुई दिख भी रही है, चाहे दिल्ली में हो, चाहे यूपी में हो, और जहाँ कहीं भी क्षेत्रीय दल है वो सिंगल लीडरशिप में संचालित हो रहे हैं। लेकिन हमारी जो लीडरशिप है वो कंबाइंड लीडरशिप है, जिसमें एक फेरस्त है नेताओं की, और शायद यही हमारे लिए जो वरदान बनना था वो अभिशाप बन के आ रहा है। क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर तुम्हारे को हम सत्ता देते हैं तो हमें तुम्हारे लीडर की विजन चाहिए, और विजन वो, क्योंकि लोग आदतन सिंगल, आप ये देख रहे हो कि आज पूरा देश भी सिंगल लीडरशिप की ओर चले गया है। सिंगल लीडर मोदी जी जो जिद कर रहे हैं, आज उनका मंत्रालय में कोई मंत्री नहीं दिख रहा है। इसी तरह से दिल्ली में केजरीवाल सिंगल लीडरशिप में चले गया है, वहाँ भी आप नहीं देख रहे हो। इस तरीके से आप लोग क्यों नहीं दे पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है, और जनता भी यही चाहती है कि आपके पास में लीडर नहीं है जिसके पीछे आप लोग खुद चलें, आपकी पूरी पार्टी के लोग चलें। वहाँ पर लीडरशिप की कमी दिखाई दे रही है, और कोई ऐसा नेता जिसको सर्वमान्य
और जनप्रिय भी हो, सर्वमान्य आप लोगों के लिए हो, कहीं ना कहीं जो भी एक नेता हैं उनके पीछे विवाद घिरा रहता है, आप लोग ही नहीं उनको नेता मानते। बिल्कुल, मैं बहुत बारीक, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आपने नब्ज़ पकड़ी है, क्योंकि मैं फौजी होने के नाते मैं जानता हूँ कि हमारे जनरल बहुत बड़ी लड़ाइयाँ जीत जाते हैं, लेकिन कभी भी जब वो सत्ता में कुर्सी में बैठते हैं तो वो जनरल को ये लोग बोलते हैं कि राजनीति के लिए अनफिट है। इसी तरह से उत्तराखंड क्रांति दल एक ऐसे आंदोलनकारियों का संगठन रहा है जो एक ऐसे संघर्ष के माध्यम से अपनी राजनीति को त्रासता रहा है। आपने देखा होगा कि आज जो हमारे अध्यक्ष हैं माननीय दिवाकर भट्ट, एक समय में फील्ड मार्शल कहलाते थे और उन्होंने खैर पर्वत जैसा आंदोलन और श्रीयंत्र जैसे आंदोलन उस समय किए, जिसने कि उत्तराखंड आंदोलन को बहुत बड़ी ताकत दी। लेकिन वो वही जैसे हो गया कि साहब वो जनरल अरोड़ा ने बांग्लादेश की लड़ाई जीत ली। बिल्कुल, लेकिन जनरल अरोड़ा को कोई प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं है। शायद यही आपके बिल्कुल आज एक स्पष्ट सोच उभर के आई है हिमालय दर्पण के माध्यम से कि हम लोगों को राजनीति की तरफ अपने को ले जाना होगा। और जो कोई हमारे बीच में, क्योंकि उत्तराखंड एक बुद्धिजीवियों की नर्सरी है, यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल हर चीज से वाकिफ हैं। अब हम ऐसे लोगों को, ऐसे युवाओं को पार्टी में ला रहे हैं और इसमें सबसे पहला जो कदम हमने उठाया, माननीय सुरेंद्र सिंह पांगती जो एक ऐसे आईएएस रहे हैं जिनको पहाड़ का पूरा ज्ञान है, उनको हमने अपनी पार्टी में लाया है। और वो धीरे धीरे पार्टी में जो समन्वय है, जो एक योद्धा है, और योद्धा और बुद्धिजीवियों के बीच में जिस दिन समन्वय बन गया, उस दिन उत्तराखंड क्रांति दल उत्तराखंड की सत्ता पे होगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। थपलियाल जी, एक चीज़ और भी है, पांगती जी हैं, आप हैं, बहुत सारे लोग हैं, लीडर हैं। एक चीज़ ये भी सामने उभर के आ रही है कि कुछ लीडर जो हैं आम आदमी पार्टी के संपर्क में हैं। जी हैं, बिल्कुल। और यहाँ तक भी सुनने में आ रहा है कि वो कभी भी समय रहते यहाँ से आम आदमी पार्टी में चले जाएंगे, और वो बड़े नाम हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राह नहीं है। वहाँ पे जब से, क्योंकि जब ये आम आदमी पार्टी का निर्माण 2012 में हुआ था और उन्होंने दिल्ली में जब सत्ता हासिल की थी, तो उस समय हमने खुद रक्षा मोर्चा मैंने बनाया था और हमने सोचा कि भाई बहुत ये जो, क्योंकि दिल्ली हमारे बहुत नज़दीक है और दिल्ली की राजनीति उत्तराखंड को सीधा सीधा असर करती है, क्योंकि तब हमने सोचा कि रक्षा मोर्चा को हम आम आदमी में विलय कर देंगे और आम आदमी की राजनीति को हम यहाँ पे लाएंगे तो अच्छा होगा। क्योंकि दिल्ली और उत्तराखंड अगर मिलके चलते हैं तो एक बहुत बड़ा आपसी समन्वय से हम विकास का रास्ता प्रशस्त कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़े मैं उदाहरण देता हूँ आपको कि अगर मेरा उत्तराखंड देवकी मैया है तो हमारी यशोदा मैया दिल्ली है। दिल्ली हमें पालती है। दिल्ली में आज 30 से 35 लाख उत्तराखंडी अपना पेट हम वहाँ से पाल रहे हैं, वहाँ नौकरियाँ कर रहे हैं। और उत्तराखंड में चूँकि हमारे लिए रोज़गार है नहीं, इसलिए हम मजबूर हैं दिल्ली प्लान करने के लिए, तो दिल्ली हमें पाल रही है। तो इतनी बड़ी संख्या जब दिल्ली में है तो दिल्ली की राजनीति का असर कोई माइका लाल उत्तराखंड में नहीं रोक सकता। और जो कुछ उन्होंने दिल्ली में किया है, दिल्ली की सरकार में, उनके पास उदाहरण है। उन्होंने कहा जी हमने पानी बिजली फ्री कर दी, तो जब हमने उसका भी अध्ययन किया कि इन्होंने पानी बिजली कैसे वो किया, मैं हाल में खुद केजरीवाल जी से मिला और हमने कहा कि जी जो भौगोलिक परिस्थितियाँ उत्तराखंड की हैं वो दिल्ली है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपकी समझ और उसको समझना, मैं एक समन्वय बैठाने के लिए आपको ऐसे दिग्गज पहाड़ी नेता अपने साथ लाने पड़ेंगे कि जो आपको आगे की राजनीति का रास्ता बता सकें। क्योंकि हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय दलों ने
20 साल से जो लूट मचाई है अपने माफियाओं से मिलकर, उस लूट को कैसे रोका जाए। और इसके लिए हम बहुत, मैंने बोला भी है पहले कि मैं गार्जियंस के रूप में, हम पूर्व सैनिक हैं और पूर्व सैनिक इस राज्य का गार्जियन है, तो हमारी चिंताएं हैं। हम किसी गैंग के हिस्सेदार नहीं हैं। आजकल राजनीति और राजनीतिक दल गैंगी बन चुके हैं। हम गैंग से अबव जाके इस राज्य के हित में जो कुछ होगा उसके लिए हम व्यक्तिगत सब कुछ न्यौछावर करके, और हम कर रहे हैं। आज 25-26 साल से आपने देखा होगा कि मैंने एक अच्छी खासी नौकरी छोड़कर पृथक राज्य उत्तराखंड आंदोलन में आया और आज तक केवल सड़क पे हूँ, और सड़क के अलावा मैं कभी भी भाजपा कांग्रेस की राजनीति का हिस्सा नहीं बना। एक चीज़ और भी है तबलियाल जी, सबसे बड़ी बात है कि जब संरक्षक आप मानते हैं, और मानना क्या है वो है भी, और ये सब मानते भी हैं, जनता भी मानती है उत्तराखंड क्रांति दल एक संरक्षक के रूप में, लेकिन संरक्षक के रूप में भी आप वो भूमिका नहीं निभा पाए जो आपको निभानी चाहिए थी। कहीं ना कहीं इसमें भी कमजोरी है। आप जो उत्तराखंड क्रांति दल के नेता हैं वो कहीं ना कहीं इस तरीके से, जैसे उनके हौसले ही पस्त हो रखे हों, इस तरीके से अगर आप सामान्य रूप से भी उनसे बातचीत करते हैं या जानने की कोशिश करते हैं, तो कहीं उनका ऐसा विजन नज़र नहीं आ रहा। 2022 के चुनाव को लेकर बहुत सारे लोग आश्वस्त थे कि उत्तराखंड क्रांति दल कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्रदर्शन शायद 2022 में कर जाएगी, लेकिन युवा आपके साथ में जुड़े हैं। जो युवा आज तैयार हैं वो आपकी तरफ देख रहे हैं आशा भरी निगाहों से, लेकिन कहीं ना कहीं उन युवाओं के मन में भी एक बहुत बड़ी निराशा आने वाले समय में नेताओं से, अगर उनके नेताओं की अगर भूमिका की बात की जाए तो कहीं ऐसा कोई नेता नज़र नहीं आता जिसको लेकर युवा बहुत ही ज़्यादा आशावान हो कि ये हमारे नेता हैं या हम में से किसी को नेता बनाया जाएगा। ऐसा युवाओं के अंदर एक ऐसी परिपाटी दिख रही है कि कुछ ऐसा नज़र ही नहीं आ रहा उनको। आप निराश की जो भावना है वो आ जाएगी युवाओं के मन में। बिल्कुल, बहुत सही ढंग पे सही पॉइंट आपने पकड़ा है। और मैंने कहा भी था कि हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार आड़े आ रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उत्तराखंड में लोग आज दिन तक जितने हमारे बड़े नेता बने हैं वो यूपी ने बनाए, यूपी के लोगों ने। अगर गोविंद बल्लभ पंत हिंदुस्तान की राजनीति का सितारा बने तो उसके पीछे उत्तर प्रदेश की जनता थी। अगर हेमवती नंदन बहुगुणा और नरेंद्र तिवारी जी इस देश की राजनीति के सितारा बने तो उसके पीछे उत्तर प्रदेश की सरकार थी, उत्तर प्रदेश के लोग थे। और आज भी योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश की राजनीति से लेकर देश की राजनीति में जिनकी हनक है, उस पहाड़ी के पीछे भी आज उत्तर प्रदेश की जनता खड़ी है। लेकिन हम 20 साल में एक भी नेता अपना नहीं दे पाए, क्योंकि हमारी संस्कृति और संस्कारों में है घर का जोगी जोगता, दूर गांव का सिद्ध। और यही हमारे लिए आड़े हाथ है कि हमारे पास बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, लेकिन लोगों की नजर नहीं जा रही है। लोग देखिए, बारीक से लोग देखेंगे तो भाजपा ने क्या दिया हमें, टीएसआर जैसे नेता। मेरे सामने ये लोग बच्चे थे, मैंने इन तमाम बच्चों को अपने सामने देखते देखते भगवान बनते देखा। नहीं तबलियाल जी, राजनीति वो तो राजनीति में एक सक्सेस है, वो किसी को भी नेता बना रहे हैं, वो हटा रहे हैं, बना रहे हैं, वो भले ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन आप तो कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट करने की भी स्थिति में नहीं है। हम इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि हमारे आज की डेट में सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आज की डेट में आपका लीडर कौन है? हमारे आने वाले समय में आपका लीडर कौन होगा? किसके नेतृत्व में चुनाव होगा? 2022 में आप तैयारी कर रहे हैं जाने की, कहीं ये तैयारी कहाँ दिखाई दे रही है आपको? पूरे उत्तराखंड में ये तैयारी कितनी है, कितनी नहीं है? उत्तराखंड होगा को एक चीज स्पष्ट रूप से समझनी होगी कि बाकी दलों के नेता दिल्ली में बैठे हैं, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या अन्य जो भी छोटे मोटे दल हैं, उनके नेता, उनके मठाधीश उत्तराखंड की बाउंड्री से बाहर
दिल्ली में बैठे हुए हैं। ठीक है। ठीक है। और उत्तराखंड क्रांति दल का जो नेता है वो उत्तराखंड की जनता है, और जनता की मजबूरी है कि वो हमको इतनी घर का जोगी जोगता वाला जो हिसाब बताया मैंने, क्योंकि अब आते हैं उड़न खटोले में, हम उड़न खटोले में नहीं उड़ सकते। बारीकी से जब अध्ययन करो आप, और जब चुनाव होते हैं तो इनके उड़न खटोले में आए हुए दिल्ली के मठाधीश इनको जनता को बहुत बड़े लगते हैं, क्योंकि जनता हमारी भोली भाली जनता है, और उनके लोग उड़ के आते हैं, और हम जब पैदल चलते हैं तो आप कुछ नहीं मानते? कुछ नहीं मानते। हमारा ब्रिगेडियर को मैंने रक्षा मोर्चा से चौबड़ खाल से खड़ा किया था, और ब्रिगेडियर को कोटद्वार में बॉर्डर में पकड़ दिया। अरे भाई डिक्की खोलो, उसमें वो अपने कोटा ले जा रहे थे। और जो बेइज्जती मेरे ब्रिगेडियर की, जो ब्रिगेडियर एक समय में गढ़वाल राइफल सेंटर कमांडेंट था, उसकी क्या बेइज्जती की राजनीति ने। तो मैं ये कह रहा हूं कि हम लोगों की अगर जो बेइज्जती हो रही है, और जो हमारे को हमारा मान सम्मान नहीं हो रहा है, वो उसका कारण हमारी संस्कृति और प्रवृत्ति और संस्कार है। हम लोग दूसरे को बड़ा मानते हैं। हमारे पास आपने देखा नहीं, मोदी जी ने एक सेंटेंस बोल दिया श्रीनगर में, सॉरी महिलाएं मोदी जी की दीवानी हो गई सारी। अब कैसे निकाले? ऐसा नेता आपके यहाँ क्यों नहीं है हमारे महिलाएं दीवानी हो जाए? देखिए, हमारे उनको मालूम है कि ये मैं बोलूंगा तो बोलेंगे छोटे मुंह बड़ी बात कर रहा है। वो तो दिल्ली का बादशाह बन के आ रहा है, और जो यहाँ पे उनके लोग हैं उनके चीफ मैनेजर है, ये मुख्यमंत्री थोड़ी है। ठीक है, उनके पास में, ठीक है, हाँ, उनके पास में मठाधीश हैं, वो हाँ, दिल्ली में बैठते हैं, कहीं भी बैठते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल आज तक एक मठाधीश तैयार नहीं कर पाई, ये मानते हैं आप? आपकी अंदर की पीड़ा मैं भी जानता हूँ। आप लगातार अपने सोशल उस पर प्लेटफॉर्म पर बोलते भी रहते हैं। कहीं ना कहीं पीड़ा ये झलकती है कि आपको भी लगता है कि हमारे पास में कोई लीडर नहीं है। yes. उत्तराखंड क्रांति दल इस समय सबसे पहले तो आप लोगों के लिए चुनाव लड़ने से ज़्यादा मेरा जो मानना है, कहीं ना कहीं आपको अपना नेता चुनने की जरूरत है चुनाव में जाने से पहले। बिल्कुल है, लेकिन एक चीज है पंडित साहब, हम अपने जैसे एक परिवार होता है, और परिवार में बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, दादा, और कोई बोले कि इस दादा को बाहर फेंक दे और तू परिवार का मुखिया बन जा, तो वो वाला हिसाब मेरे सारे नेता बूढ़े हो गए। उन्होंने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, और आज वो ऐसी बुजुर्ग स्थिति में है कि आप उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। मैं कैसे बोलूं? मैं तो उनको मतलब कहता हूं कि वे हमारे सर्वोच्च हैं, और उनको मान के हम उत्तराखंड की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। और समय आएगा, आप समय के साथ क्यों नहीं चल रहे आप? अब क्योंकि अपने बुजुर्गों को मान सम्मान करते हैं। बुजुर्गों का मान सम्मान देने से कौन मना करता है? समय के साथ अगर चलना है या कुछ मैं आगे कैसे बढ़ना है या राजनीति करनी है। नहीं, 15 मई को सुनने में आ रहा है कि आपकी जो पार्टी है उसका अधिवेशन भी है जी। अधिवेशन में युवा तैयारी कर रहे हैं कि भाई हम इस बार इस तरीके की हमारी वो रहेगी रणनीति कि कुछ को आराम कराया जाए कि भाई ये आप लोग आराम कीजिए और कमान किसी और के हाथ में दीजिए। वो मैंने कल मेरे से पूछ रहे थे युवा कि भाई कैसे होगा हमारा भविष्य। कल मीटिंग में काफी आप तो ये मानते हैं कि युवाओं का भविष्य भी आप अधर में डाल रहे हैं राजनीति में? मैं उनको एक ही चीज समझाया, मैंने कहा कि देखो, अगर तुम ऐसा कुछ करना चाह रहे हो तो उसी तर्ज में करना पड़ेगा जिस तर्ज में माननीय मोदी जी ने किया। मोदी जी ने अपने सीनियर नेताओं को अपने परामर्शदाता बनाकर और पूरे देश की राजनीति का जिम्मा अपने कंधों में उठाया, और चूंकि उनके कंधे मजबूत थे, उन कंधों के पीछे अडानी और अंबानी का धन मौजूद था, उनके हवाई जहाज मौजूद थे, तो वो पूरे देश को समझाने में, उनको संपर्क करने में कामयाब रहे। अगर कोई ऐसा छोटा मोदी हमारे उत्तराखंड में पैदा हो जाता है जो अपने कंधों पे क्षेत्रीय दल की राजनीति को संचालित कर सके, उसको हमारा सलाम, मैं उसके साथ रहूंगा, ये मैंने कह दिया है। लेकिन ऐसे नहीं कि तुम भी कुछ नहीं, जग हंसाई हो जाए, अपने बुजुर्गों का हम अपमान कर दें और यहाँ तुम कुछ करने कर पाओ। अगर कोई है तो कोई आगे आओ। आपकी नजर में कौन है? मेरी नजर में मैं देखो, जब मेरे पास ये काम करने के लिए आएगा, क्योंकि अभी युवा अपने आप कर रहे हैं, मेरे बुजुर्ग अपना काम कर रहे हैं। आप संतुष्ट हैं?
मैं संतुष्ट क्या, मैं हम जो आपकी कार्य प्रणाली है, कार्यशैली है, जिस तरीके से देख रहे हैं कि हर कोई विधानसभा चुनाव की तैयारी में है, जो ठीक ठाक भी नेता है लेकिन उनको अपने विधानसभा से बाहर का दिखाई नहीं दे रहा है। वो सोचते हैं कि भाई मेरी विधानसभा को अपने हिसाब से मैं देखता हूँ, उस हिसाब से संगठन की जिम्मेदारी लेने वाला कोई देखिए, जब मैं और पांगती जी उत्तराखंड क्रांति दल में आज से 1.5 साल पहले ज्वाइन किए, तो हमने ये समझा था कि उत्तराखंड क्रांति दल इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा है कि इसमें अनुशासन की कमी है, और उस अनुशासन की कमी को दूर करने के लिए हमने एक मजबूत संविधान बनाने की प्रक्रिया की, और हमने 3 महीने में संविधान बना दिया। और हमने बोला कि संविधान ही किसी भी दल का सर्वोच्च नेता होता है। अगर संविधान के मुताबिक आप चलोगे तो कोई आदमी अपनी दादागिरी नहीं कर पाएगा, कोई अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा, और कोई भी पार्टी में हिटलर नहीं बन पाएगा। और जब हमने उस संविधान को केंद्रीय कार्यकारिणी में रखा और माननीय पांगती जी को जो सर्वोच्च विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे 1 साल पहले, उनके उस पद पे 1 साल बाद मतलब हमारे वरिष्ठ नेताओं ने जब उसको पे उंगली उठाई तो हमने तुरंत अपना बस्ता वापस लेकर और बैठ गए। क्यों? संविधान लागू नहीं कर पाए? नहीं कर पाए। देखिए, आपने संविधान बनाया, उस पे सर्वसम्मति भी बनी होगी। सर्वसम्मति हमने एक कोरोना काल में हमने सारे उनके मेल में उनको भेजा, और बाई हैंड मैंने एडी जी को दिया, 3 बार मैंने दिवाकर भट्ट जी को दिया, मैंने अपने कार्यकारी अध्यक्ष हरीश पाठक जी को दिया, मैं सबको दिया। लेकिन किसी ने सहमति नहीं बनी। अब मैं क्या करूं इसमें? तो मतलब देखिए, मतलब इतनी, ये भी बड़ा लोकतंत्र है कि आज मैं अपने नेतृत्व, अगर आप बेहतर करना चाह रहे हैं, बेहतर आपने करने की कोशिश भी की, प्रयास भी किया, मेहनत भी लगाई, संविधान भी बनाया, अगर पांगती जी जो सीनियर IAS है और सबसे उम्रदराज है, 82 साल है, और उत्तराखंड को भली भांति जानते हैं, यहाँ की परिस्थितियों को भी जानते हैं, अगर उन्होंने ये संविधान बनाया, उस संविधान को ही लागू करने में लीडरशिप ने हाथ खड़े कर दिए, तो आप क्या मानते हैं? अब ये मानते हैं कि इस पार्टी से कितनी उम्मीदें कर सकते हैं? युवा अगर कोई अच्छी चीजें लेकर आना चाहते हैं, जो युवा वर्ग है आज वो चाहता है कि बेहतर हो उत्तराखंड क्रांति दल, उसकी भावना है, जनता की भी भावना है, लेकिन जनता कहीं ना कहीं ये देख लेती है कि यार इनका तो ऐसा ही है कि इनके पास तो लीडर ही नहीं है। युवा जो कुछ करना चाहते हैं वो युवा भी नहीं कर पाएंगे। जब इतने सीनियर आदमी का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, तो जो उन्होंने इतनी मेहनत की है उनके संविधान को, संविधान ठीक है आप लेकिन संविधान को लागू तो करो। अगर कहीं पे उसमें कम ज़्यादा कुछ घटाना बढ़ाना है तो उसमें बातचीत होगी कि भाई आप ये संविधान में ये चीज़ आप कम कर सकते हैं, इसमें बढ़ा सकते हैं, इसमें ये चीज़ अमेंडमेंट हो सकते हैं। लेकिन वो तो आपने एकदम रिजेक्ट कर दिया। हाँ, रिजेक्ट कर दिया। लेकिन इस मामले में जो हमने जो अपनी रणनीति बनाई है, अभी एक फार्मूला कोई ऐसा तैयार नहीं कर पाए कि ये फार्मूला है, इसके आधार पे ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि कारण ये है कि कोई नेता नहीं है जी, कोई सुनने वाला भी नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब कमी हमारी हाईकमांड है, लेकिन हाईकमांड कहाँ है आपकी? हमारे वही जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाईकमान है कहाँ। जैसे और पार्टियों की हाईकमान है, आपकी हाईकमान है कहाँ? कौन है हाईकमान? हाँ, इन्होंने संरक्षक मंडल बना रखा है, उसको हाईकमान बोलते हैं। संरक्षण मंडल में कौन कौन लोग? जबकि संरक्षक मंडल में हमेशा वो लीडरशिप का रोल नहीं होना चाहिए। संरक्षक मंडल का नेता तो अध्यक्ष ही होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे उसमें ये सिस्टम है, ये परंपरा रही है कि हमारा जो पूर्व के अध्यक्ष हैं वो सर्वोच्च कमेटी में जो जितने पूर्व अध्यक्ष हैं, और वो हम संयुक्त हमारा लीडरशिप है, और वो लीडरशिप हमको संचालित करती है। तो अब उसमें अगर कोई ड्रॉबैक्स आ रहे हैं, उनके महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो संचालित कर पा रहे हैं? संचालित अब इतने दिनों से जिंदा रखा है उन्होंने, 40 साल में जिंदा तो हमारे कई दल खत्म हो गए। जिंदा तो ऐसा होता है
कि ये चीज़ें ऐसी हैं वो जिंदा रहती हैं, लोगों के अंदर तो हैं, जी जब तक वो दिलों में है। जी आने वाले समय में ये कब तक जिंदा रहेगा? अभी तो पुराने लोग हैं, 20 साल ही तो हुए हैं, जी 40 साल बाद कितना जिंदा रह पाएगा? एक ना एक दिन तो अंत समय आएगा। जी। मैं उसमें आ रहा हूँ, क्योंकि उत्तराखंड की एक समस्या और भी है, और वो है कि उत्तराखंड का जनमानस उत्तर प्रदेश के जनमानस से ज़्यादा डिवाइडेड है। यहाँ पे जो गढ़वाल रीजन है, कुमाऊं रीजन है, मैदानी रीजन है और जौनसार क्षेत्र है, इन चार रीजन को कमांड करने वाला नेता अभी पैदा होना बाकी है। जिस दिन नेता पैदा होगा, उस दिन उत्तराखंड का यस मैं देख रहा हूँ कौन व्यक्ति है, तब आप राजनीति बदलने की बात कर सकते हैं और यहाँ पर जो सुधार की बात करते हैं, तब तक कहने का मेरे हिसाब से कोई अधिकार भी नहीं है कि आप गलत कर रहे हैं। अगर गलत दिख रहा है तो आप उसका विरोध करिए। विरोध करने की स्थिति में भी आप आज की डेट में नहीं है मेरे हिसाब से। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही बोला आपने। और हम विरोध वही कर सकता है जिसने कुछ करके दिखा रखा हो या उसके पीछे कोई हो। जी अभी तो कोई नजर नहीं आ रहा। आप ये देखिए कि आम आदमी पार्टी की टोपियां धारचूला के रिमोट गांव तक पहुंच गई हैं। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। और मतलब हमारा 40 साल पुरानी पार्टी आज किसी पहाड़ के एक बाजार में तक अब मौजूद नहीं है, बाजार में, और उनकी गांव में टोपियां पहुंच गई हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ, अगर मैं राजनीति से हटकर देख रहा हूँ तो 2022 में आम आदमी पार्टी एक तीसरे नंबर की पार्टी बनने वाली है उत्तराखंड में। अगर उत्तराखंड क्रांति दल हम अगर ऐसे ही चलते रहे तो हमारा एक और दिल्ली शासित पार्टी हमारे ऊपर होगी। तो ये तो ये मानता हूं मैं कि 2 पार्टियां पहले से थी, तीसरी पार्टी जाएगी, आप फिर भी वहीं के वहीं रहेंगे। अब समय के ऊपर है, क्योंकि राजनीति में नहीं समय के ऊपर लीडर की तो जरूरत है ना। हाँ, लीडर अगर पैदा हो गया तो हो सकता है इसी 6 महीने में ऐसा डोंडिया नरसिंह भैरव पैदा हो जाए जो उत्तराखंड की धरती को फिर से अपनी तेज तेवरों से हिला दे। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है आपकी नजर में? क्योंकि कोई भी आप ये देखिए कि इस समय लोगों के अंदर एक दर्द है, मतलब ऐसा दर्द चल रहा है कि अरे यार क्या हो गया, मर गए रे हम साले, अरे हमारे ऊपर इन्होंने ही आना है। ये जो चिंताएं हैं, ये चिंता कहीं ना कहीं कोई ऐसा नेता पैदा कर देगी जो नेता उत्तराखंड की धरती पर एक अपनी हनक के साथ इस राज्य की राजनीति को आगे बढ़ाने में सफल होगा। ये मेरा विश्वास है। ये आपका विश्वास है। खैर आने वाले समय के बारे में अभी खैर बहुत जल्दबाजी होगी। नेता तो पैदा होते ही रहते हैं, और क्योंकि जो राज्य है उत्तराखंड राज्य है जिसमें कि बहुत सारे संसाधन हैं युवाओं के लिए भी, लेकिन हम उनका दोहन नहीं कर पा रहे, हम सही तरीके से हम दिशा नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल, चाहे वो राजनीतिक दल हो या किसी भी तरीके से, सरकार भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में एक तरीके से फेल ही नजर आई है। जितनी भी कोशिश की है, एक ज़माने में शुरुआत में जब नारायण दत्त तिवारी थे तो उन्होंने युवाओं को रोजगार के लिए इस तरीके से जोड़ने की कोशिश की, 70-30 का रेशो भी बनाया, इंडस्ट्री भी आई, वो समय था। लेकिन आज फिर स्थिति ऐसी आ गई कि युवा फिर भी अंधकार में नजर आ रहे हैं। रोजगार के लिए वो फिर भी सोच रहे हैं कि यार हम क्या करें, नौकरियां नहीं है, सरकारी नौकरियां नहीं है, वैसे भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है, और आप उनको स्वरोजगार से भी नहीं जोड़ पा रहे हैं। जो स्वरोजगार पहाड़ों में किया जा सकता है उसकी तरफ भी आप लोग नहीं उनको बढ़ा पा रहे हैं। बिल्कुल, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल, स्वरोजगार भी में बाधा हमारे जंगली जानवर आ रहे हैं। और जहाँ तक जो सवाल आप बोल रहे थे कि जैसे हम देखें कि राज्य आंदोलन हुआ, राज्य आंदोलन किसी दुनिया में जितने बड़े आंदोलन हुए उन आंदोलनों के गर्भ से नेता पैदा हुआ। हमारा अभागा आंदोलन ऐसा रहा कि उससे जो भी छोटे मोटे नेता पैदा हुए वो भाजपा की झोली में चले गए। कोई अभी हमें युवा नेता जुगरान पहले भाजपा की झोली में राज्य मंत्री बनाया, आज वो आम आदमी पार्टी के दरवाजे पे चले गया, उसने भी उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ नहीं झांका। हमारी सुशीला बलूनी तेज तरार नेत्री, वो हमारे फोल्ड में थी, उत्तराखंड क्रांति दल में थी, उसको वो भी त्याग करके भाजपा में गई, और आज भी वो अब
अपने आखिरी उसमें है जिंदगी के ऊपर। लेकिन रोजगार जो आपने बोला कि ना तो हम स्वरोजगार दिए, लेकिन हमारा जो नौकरी पेशा था और उसमें जो मुख्य हमारी सेना थी, और सेना में मतलब हमारा जो परसेंटेज था, अरे इस सरकार ने उसको कम कर दिया है। अभी लोगों को नहीं मालूम, ये सरकार ने 2 साल में फौज की नफरी को घटाने की योजना बनाई है और हरिद्वार में नागा बाबाओं की नफरी बढ़ाने का इंतजाम कर दिया है। 1 लाख युवा नागा बाबा बनेंगे, आपने देखा होगा, न्यूज पढ़ी होगी। और वहां पे किन्नरों का भी महामंडलेश्वर बन गया और किन्नरों का भी अखाड़ा बन गया। तो आप ही देखिए कि मेरी धर्म नगरी में ये क्या करने वाले हैं। जो हमारी धर्म वाली संस्थापक राम राज्य वाली पार्टी, ये कुछ ना कुछ देखिए ना, इनको अंदर की लड़ाई ज्यादा महत्वपूर्ण है और लद्दाख में बैठा हुआ चीन इनके लिए कुछ नहीं है। आज चीन चारों तरफ से हिंदुस्तान को घेर लिया है। आज उत्तराखंड अगर अशांत होता है तो देश की रक्षा और सुरक्षा का सवाल है। आज मैं क्षेत्रीय दल, मैं अगर उत्तराखंड क्रांति दल हूं तो मैं उतना ही राष्ट्रवादी हूं, क्योंकि मुझे चिंता है कि मेरे सीमांत गांव अगर खाली होंगे तो इस देश की एक तरफ चीन बैठा हुआ है, दूसरी तरफ नेपाल। आपने देखा होगा काला पानी में उसने किस तरह से अपना अधिकार जताया और किस तरह से चारों तरफ लद्दाख में वो आपने देखा होगा गलवान घाटी में किस तरह से आज चीन का साम्राज्य स्थापित हो चुका है। इस चीज को अनदेखा करते हुए और कुंभ में नागा बाबाओं की भर्ती, क्योंकि नागा बाबाओं को और किन्नरों को हम शायद एक धर्म के खिलाफ लड़ाने में बड़े कारगर सिद्ध होंगे। शायद वो चिंताएं उनको ज्यादा हैं और वो चिंताएं कम हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जिस तरह से अब फौज में भी हमारा गुजारा नहीं चलेगा तो हम आगे क्या करेंगे। तो एक ही रास्ता यहाँ के युवाओं के पास बैठ है और वो है कि ये विश्व में सबसे बड़े प्राकृतिक संसाधनों के मालिक हैं। इनके पास गंगा जैसी नदी है, इनके पास हिमालय है, इनके पास जंगल हैं, जिन जंगलों ने करोड़ों को करोड़पति बना दिया। और जो जंगल और जल जो इस केंद्र सरकार की साजिश के तहत हमारे हाथों से छीन लिया गया है, उसको वापस लेना हमारा पहला कर्तव्य होगा। और राजनीति बाद में होगी। राजनीति एक मुख्य ऐसा वो हो गया कि उत्तराखंड के लोग राजनीति में ही राजनीति से बाहर आने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, मैंने देख रहा था कि आप कह रहे हैं कि जैसे अगर हम बात करते हैं आध्यात्म पे भी आप काम कर रहे हैं। और आपने कहा कि हरिद्वार के जैसे हमारी धर्म नगरी है हरिद्वार, इसी तरीके से हमारे कुछ जगह हैं ऊपर। आपने व्यास घाटी की बात की, अगर मैं उसकी बात करता हूँ तो किस तरीके से आप मानते हैं कि आध्यात्म के क्षेत्र में यहाँ पे बहुत ज़्यादा विकास किया जा सकता है। सरकारें उस तरफ ध्यान नहीं दे पा रही हैं। ठीक है, सरकारों का ध्यान क्योंकि बहुत अलग अलग जगह पे भी रहता है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं सरकारों को, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उत्तराखंड को और भी सक्षम बनाया जा सकता है, सुदृढ़ बनाया जा सकता है। तो किस तरीके से देखते हैं आप, क्या सोचते हैं कि इसको अध्यात्म के क्षेत्र में हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं? जबकि क्योंकि कार्यक्रम के समय की बात है, थोड़ी सी समस्या हो जाती है कि एक लिमिटेशन है हमारी भी बातचीत करने के लिए, बहुत ज़्यादा विषय है। लेकिन अभी क्योंकि चलते चलते मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि उत्तराखंड क्रांति दल का विज़न क्या है, क्या नहीं है, वो तो आने वाला समय बताएगा। जो आपकी लीडरशिप है वो क्या तय करती है, क्या नहीं तय करती है 2022 के चुनाव में। लेकिन अभी जो पीसी थपलियाल है वो किस तरीके से देखते हैं कि हमारे पास में उम्मीदों के लिए क्या है, क्या बचा है? जो युवा हैं कम से कम उनको तो प्रेरणा मिले, वो सुने आपको। देखिए, देवभूमि है उत्तराखंड, अध्यात्म धरती है उत्तराखंड। और सदियों से, जब से बद्री केदारनाथ जी यहाँ पे इनका स्थापना हुई होगी, उस युग से लोग पैदल यात्रा भी यहाँ आते रहे हैं। यहाँ हिंदुओं की सबसे बड़ी आस्था का केंद्र गंगा यहाँ है। और ये जो धार्मिक है और उस धार्मिक राज्य की क्षेत्रीय दल का नाम उत्तराखंड क्रांति दल है।
तो सबसे पहला मेरा उद्देश्य होगा कि नकली हिंदुत्व वर्सेस असली हिंदुत्व। नकली हिंदुत्व ने घृणा की राजनीति फैलाकर वोट को बटोरा है। हम अपने लोगों को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी उत्तराखंड बनाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। हम मानते हैं कि अगर आज दिन तक कालांतर से अगर 4 धामों की यात्राएं यहाँ पे होती रही हैं, जैसे बद्री, केदार और गंगोत्री, यमुनोत्री, इसके अलावा अगर हम बाहर आते हैं तो हमारे पास पंच प्रयाग हैं, पंच बद्री हैं, पंच केदार हैं, और हमारे धार धार में खड़ी हुई हमारी शक्तिपीठ हैं, कुंजापुरी, हमारी सुरकंडा है, हमारी चंद्रवनी है, हमारी चंडी देवी है, मनसा देवी है, ज्वाल्पा है, नंदा है, धारी की देवी है, कविल्टा की काली है। और लोगों ने, आपने कश्मीर में देखा होगा, खाली वैष्णो देवी के माध्यम से उन्होंने अकूत संपदा अपने युवाओं के लिए अपने राज्य को संपन्न बना दिया है। और हमारे पास ये सब होते हुए भी हमारे बच्चे मजबूर हो रहे हैं पलायन के लिए। तो हम धर्म को आधार बनाकर, मैंने देखा है कि हरिद्वार यहाँ की धर्म नगरी थी, लेकिन आज वो ऐसे लोगों के हाथ में धर्म माफिया, धार्मिक अध्यात्म माफियाओं के चंगुल में फंस गई है। वहां पे ऐसे लोग रह रहे हैं जो धर्म कहलाने, आपने ये तक सोल्व नहीं कर पाए। असली गंगा नकली गंगा की जब डिबेट यहाँ पे छिड़ी तो राजनेताओं को और देखते हुए कहीं हमारे शंकराचार्य नजर नहीं आए, कहीं हमारे धर्म गुरु नजर नहीं आए। ये बड़ी दुखद बात है। इसलिए मैंने उत्तराखंड में ब्यास घाट को अध्यात्म का केंद्र बनाने का संकल्प लिया है। एक नया हरिद्वार नगरी, एक धार्मिक नगरी मैं वहां पे निर्माण कराऊंगा। ये मेरा जीवन का संकल्प है, क्योंकि मैं जब छोटा था, मेरे गांव में महादेव होते थे, वहां पे बाबा शाम सुबह वहां घंटियां बजती थी, आरतियां होती थी। आज गांव भी सुने पड़ गए, महादेव भी उजड़ गए। महादेवों में महादेव है ब्यास घाट। और ब्यास घाट में जो उस व्यास जी का, जिसकी कलम से हिंदुत्व का जन्म हुआ है, वो मेरा आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। और जब मेरे बच्चों ने अभी यहाँ पे हाल में ही सतपुली में जब उन्होंने पैराग्लाइडिंग की, तो उन बच्चों ने भी कहा कि सब जब हम ब्यास घाट के ऊपर, जहां पे गंगा का ओम स्वरूप है, उसके ऊपर जाते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। निश्चित रूप से मैं अपने लोगों को और विश्व के लोगों को ये बताऊंगा कि आओ, और इस अध्यात्म शक्ति का अगर कहीं आनंद उठा सकते हो तो देवभूमि उत्तराखंड। विश्व इस समय कोरोना ग्रस्त आपात में उसकी सांस घुट रही है बड़े बड़े शहरों में। मेरा उत्तराखंड ऐसा दुनिया का निर्माण करेगा, ऐसे जगह का निर्माण करेगा कि सुकून के लिए पूरा देश और विश्व मेरे उत्तराखंड में आएगा। और मेरे युवाओं को रोजगार मिलेगा इस पर्यटन के माध्यम से, धार्मिक पर्यटन के माध्यम से। हमारे पास एडवेंचर्स के लिए ओली है। ओली में मैंने विंटर गेम कराए थे, आपको मालूम है। और इन सरकारों ने आज ओली को भी खत्म कर दिया। और जो इस रायपुर का जो ये स्टेडियम मैं लाया था, स्केटिंग रिंक वहां पे, और स्केटिंग रिंक करके मैंने साउथ एशिया के मैच वहां पे कराए थे, और वो इतने चर्चित हुए थे। और आज इन सरकारों, निकम्मे नेताओं ने उसको भी खत्म कर दिया, स्केटिंग रिंक को। साउथ एशिया की एक ही स्केटिंग रिंग थी रायपुर में, यहां पर से 1 किलोमीटर आगे, वो भी इन्होंने खत्म कर दिया। तो मेरे पास इतना सब कुछ होते हुए निकम्मी लीडरशिप ने, अयोग्य राजनीति ने हमारा विनाश का कारण बनी है। और एक नई राजनीति को उत्पन्न करने के लिए हम दृढ़ संकल्प हैं और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। पीसी थपलियाल जी, क्योंकि आप इतनी बातें बता रहे हैं और जो युवाओं के लिए बहुत ही प्रेरणा बने, मेरा मानना ये है कि जो लोग भी कार्यक्रम को देख रहे हैं या देखेंगे, तो उनके लिए जाहिर सी बात है कि आपने एक नई चीज़ें बताई हैं कि उत्तराखंड में हम कितने संपन्न हो सकते हैं। जो हमारा अध्यात्म है या पर्यटन है या धार्मिक पर्यटन है, उसको बढ़ावा मिलेगा। समस्या क्या है कि उत्तराखंड में जो लीडरशिप है वो राष्ट्रीय पार्टियों के कब्जे में है इस समय, और जो लीडरशिप होनी है क्षेत्रीय, जिसकी सोच रहे, ऐसे लोगों की आज आप कमी महसूस कर रहे हैं। खासकर उत्तराखंड क्रांति दल में जिस जन भावना जिसके साथ में है,
तो आज की चर्चा में जुड़ने के लिए पीसी थपलियाल जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जितने दर्शक हमें देख रहे हैं उन सभी का भी मैं धन्यवाद करता हूं। कृपया करके वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए हिमालय दर्पण उत्तराखंड। नमस्कार।